दिल्ली सरकार का हमारा एक थिंक टैंक है जिसका नाम है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन। ये एक नया प्रयोग हमने अपनी सरकार में किया था। अक्सर सरकार चलाते टाइम हम लोग देखते हैं जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के कामों में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं कि अगर कोई नई योजना लेके आनी हो तो उसके बारे में उस पर पूरी रिसर्च करके, लोगों से बात करके, एक्सपर्ट्स से बात करके उस योजना को डिज़ाइन करने का अक्सर किसी के पास टाइम नहीं होता। इसी वजह से अधकच्ची योजनाएं बनाई जाती हैं सरकारों में, अधकच्ची योजनाएं लागू करते हैं और फिर वो योजनाएं फेल हो जाती हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। आज से 7 साल पहले डीडीसी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम केवल और केवल ये था कि अगर सरकार में हमें कोई नई चीज़ करनी है, नई योजना लेके आनी है, नया प्रोजेक्ट लेके आना है, उस पे सारा सोचने का काम, उसको डिज़ाइन करने का काम, उस पे सलाह करने का काम डीडीसी करेगा। आज मैं समझता हूँ एक चीज़ जो देखने में आती है कि दिल्ली सरकार जितने काम करती है, दिल्ली सरकार जितनी योजनाएं चलाती हैं, वो अक्सर सफल होती हैं। बाकी सरकारों में देखा गया कि सरकारें योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी लाती हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं ज़मीन पे जाके फेल हो जाती हैं। दिल्ली सरकार में जो योजनाएं, हमारे प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़मीन पे जाके सफल होते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं डीडीसी को देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है, 3 स्टेज पे डीडीसी काम करता है। पहली स्टेज उस योजना को और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिज़ाइन करता है। एक तरफ एक्सपर्ट से बात करता है, दूसरी तरफ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करता है और उनसे बात करके उस एक मजबूत योजना या मजबूत प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा, जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर नज़र रखता है डीडीसी, सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। अक्सर सरकारों के पास टाइम नहीं होता, लागू कर दिया, डीएम को बोल दिया, डीसी को बोल, चल रहा है, उस पर सुपरविजन का टाइम नहीं होता, वो डीडीसी करता है। और तीसरी चीज़, जब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसमें अगर कुछ कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों के बेसिस पे उसको, प्रोजेक्ट को ठीक करते रहने का काम भी डीडीसी करता है ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। मैं आपको कुछ एक, वैसे तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, 7 साल डीडीसी के पूरे हुए हैं और 7 सालों में 70 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लागू किए, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो देना चाहता हूँ। जैसे कोरोना का टाइम हुआ, कोरोना के टाइम पे डीडीसी ने बहुत शानदार काम किया। मैंने जैस्मिन साहब को फ़ोन किया, जैस्मिन डीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं। मैंने डीडीसी जैस्मिन को फ़ोन किया कि एक तरफ तो मजदूर लोग, बच्चे, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो कि बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास काम करने वाले नहीं हैं, वो रोज़गार देना चाहते हैं। तो इन दोनों की मैच मेकिंग कैसे की जाए, इस पे डीडीसी ने काम करके एक शानदार रोज़गार पोर्टल का तैयार किया और उस रोज़गार पोर्टल के ज़रिए 10 लाख से भी ज़्यादा, बहुत से भी कहीं ज़्यादा नौकरियां तैयार हुई। खूब सारे युवाओं को नौकरियां मिली और नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले, इनका संगम जो है डीडीसी ने कराया। इसके बाद हमने कोरोना के टाइम में एक स्कीम निकाली थी कि कोरोना के टाइम पे लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गए थे, घर में खाने को नहीं था, पैसे नहीं थे। सो हम ये चाहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। तो एक तरफ वो लोग थे जिनको राशन मिल रहा था राशन की दुकानों पे, एक तरफ वो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था लेकिन गरीब थे, उन तक राशन पहुंचाने के लिए फ्री राशन देने की हमने योजना बनाई। अब इसमें बहुत चैलेंजेस थे। अगर हम कह देते भाई कोई भी जाके फ्री राशन ले लो, तो वहाँ तो भीड़ मच जाती, वहाँ पे तो मारकाट मच जाती, एक एक आदमी 10-10 बार भी ले सकता था। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ई कूपन का सिस्टम इजाद किया गया, जो पूरा डीडीसी ने बनाया और उसको मॉनिटर किया। कोरोना के वक्त में हमने देखा कैट्स की एम्बुलेंस जो थी, एक एक एम्बुलेंस 55 मिनट का उनका
आप अगर फ़ोन करो तो कम से कम 55 मिनट लगते थे उसको पहुंचने में। उसको पूरे को सिस्टम को रीडिज़ाइन किया इन्होंने, नई खूब सारी एम्बुलेंसेज इन्होंने प्रोक्योर की और उस 55 मिनट को ये 18 मिनट पे लेके आए, जो कि बहुत बड़ा योगदान था कोरोना के टाइम पे। आप लोग जानते हो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप 1076 पे फ़ोन कीजिए, आपके घर आके काम करके जाती है सरकार। कोई कर्मचारी आपके घर आता है, आपका राशन कार्ड बनाना है, आपका कोई भी कनेक्शन लेना है बिजली का, पानी का, घर आके करते हैं। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये सारा डीडीसी ने करवाया। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसकी चारों तरफ दुनिया भर में, केवल देश देश नहीं दुनिया भर में इतनी तारीफ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, ये साल 1.5 साल तक डीडीसी ने जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने इसमें एक्सपर्ट्स थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा रिगरस कंसल्टेशंस की है। ये कंसल्टेशंस नॉर्मल सरकारों के अंदर करना संभव नहीं होता कि अफसर इतने सारे कंसल्टेशंस कर रहे हैं। उन कंसल्टेशंस के बाद एक रॉबस्ट दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, जो कि बहुत सफल हो रही है। 2 साल के अंदर ही इतने बड़े स्केल के ऊपर व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और कल जो हमने एक नया मॉडल, यूनिक मॉडल पे हमने जो ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है, इसमें तो गाड़ियां चलाने का, स्कूटर चलाने की कॉस्ट भी बिल्कुल फ्रैक्शन पे आ गई है। 7 पैसे प्रति किलोमीटर पे आप स्कूटर चला सकते हैं, 8 पैसे प्रति किलोमीटर पे वो ऑटो चलेगा, 33 पैसे प्रति किलोमीटर कार चल सकती है। इस तरह का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। पूरी दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास का, कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एडवांस्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, टोक्यो, इनके अंदर भी सीसीटीवी कैमरास का इतना घना नेटवर्क नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है। ये भी पूरा डिज़ाइन जो है वो मॉडल इन डीडीसी ने किया था। उसके बाद जितने डार्क स्पॉट्स थे दिल्ली के अंदर, जहाँ पे रात को अंधेरा होता था, वहाँ हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते थे। कई जगह देखा खंबा लगाने की जगह नहीं है, कई जगह कई सारी दिक्कतें थी। तो एक नया मॉडल आया कि लोगों के घरों के ऊपर हम लगाएंगे, लोगों के घरों से बिजली का कनेक्शन लेंगे और उनको हम रिफंड कर देंगे जितना खर्चा आया करेगा। ये वाला पूरा अब पूरे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रीट लाइट्स का बन गया है। ये भी पूरा मॉडल डीडीसी ने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, वो पूरा सिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया है जो अभी लागू हो रहा है। तो डीडीसी ने 7 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी इसी तरह से सरकार को और देश के लोगों की सेवा करते रहे। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे, उन्होंने अपने भाषण में भी शिक्षा के ऊपर और सरकारी स्कूलों की दशा के ऊपर काफ़ी कुछ बोला। मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में, 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए, एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करते हैं। दो सवाल है आपसे, क्योंकि एक सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है कि आपने काम की तारीफ करी और खुद जैस्मिन शाह की काम की तारीफ करी आपने, लेकिन कुछ दिन वो बीते
चुके हैं, जिसको आप लव लेटर कहते हैं, उसी तरीके की एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई, उस लेटर लिखकर या जैसे निशात पूरे काम को वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि वो उन जुरिस्डिक्शन नहीं है एलजी साहब का। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट ने किया था। सो इनसे इस किस्म के प्रश्न पूछने का अधिकार केवल कैबिनेट को है। सर एक और सवाल है, अगर आपने आवेदन किया हो तो यूसीसी का उसमें हलफनामा दायर किया है सेंटर ने, यूसीसी सिविल कोड वाले मामले में। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं। सर गुजरात में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब शिक्षा की भी बात हो रही है, जो आप चाहते थे हो रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया वाला मुद्दा भी खूब बीजेपी वहाँ पर उठा रही है। वो कह रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में चल रहा है लेकिन उसकी बात यहाँ पर हो रही है, उसको कैसे आप लोग डिबेट कर रहे हैं? ये बीजेपी का दावा है। तो ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि भगत सिंह के नाम को भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत तरीका है। इस पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही आरोप लगा रही है। देखो, अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज किया इतने साल। वो हमारे देश को अनपढ़ रखना चाहते थे, वो हमारे देश को गरीब रखना चाहते थे, वो हमारे देश को कैद करके गुलामी में रखना चाहते थे। उस वक्त भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ, और उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और वो फांसी पे चढ़ गए। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है, ये लोग जानबूझ के, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर उचंके लफंगे गुंडे बलात्कारी हैं, वो बचने के लिए इनकी पार्टी में चले जाते हैं, और वो जैसे उनकी पार्टी में जाते हैं उनके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस वापस हो जाते हैं। जितने इस देश के अंदर दूसरी पार्टियों में नेता हैं उसके ऊपर झूठे केस कर करके अपनी पार्टी में उनको शामिल कराते हैं। मनीष सिसोदिया का भी वही केस है। ये पूरा का पूरा मामला कोई शराब घोटाले का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा मामला गुजरात इलेक्शन का मामला है। मनीष जी को कई बार प्रेशराइज किया गया है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उनके ऊपर सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, उनको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा, केजरीवाल सरकार को गिरा दिया जाएगा। इसलिए ये सारा काम चल रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके यहाँ रेड में कुछ क्यों नहीं निकला? उनके यहाँ इतनी रेड हो गई, 14 घंटे रेड चली, 9 घंटे उस दिन इन्होंने परसों इंटेरोगेशन किया, 13 घंटे पहले उनके घर में उन्होंने इंटेरोगेशन किया था, उसमें कुछ नहीं निकला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं निकला। फिर ये सीबीआई वाले उनके गांव गए, गांव में पता किया भी कोई ज़मीन खरीदी हो मनीष सिसोदिया ने, वो कुछ नहीं। उसके पल्ले फक्कड़ आदमी है, उसके पल्ले धेला है नहीं, कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला किया, घोटाले का पैसा कहाँ है? तो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। केवल और केवल प्रेशर बनाने के लिए मनीष सिसोदिया को, उसको कहा जा रहा है कि देखो सतिंदर जैन पे भी तो कोई केस नहीं है, वो भी तो झूठा केस है, उस पर 6 महीने हो गए जेल में। तो मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, सतिंदर जैन जेल जाने से नहीं डरते, इसलिए हम कहते हैं कि ये आज के भगत सिंह हैं। वो भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना, ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। ये पहली बार जनतंत्र के अंदर 70 साल में देखा जा रहा है कि किस तरह से उपराज्यपाल और राज्यपाल के जरिए ये लोग चुनी हुई सरकारों के अंदर, इस तरह से तो जनता चुन के आती है, जनता चाहती है भाई ये आदमी मेरा अनुयायी वो करे, मेरा नेता है और ये हमारा सॉल्व करे। ये उसको साइड करके सरकारों को और राज्यपाल के जरिए सरकारें चलाना चाहते हैं, ये तो जनतंत्र के संविधान के खिलाफ है। आप गुजरात हो गए हैं, अभी किस तरीके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और आज भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पीएनजी, मैं तो देखो बार बार गुजरात के लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ, ये लोग जाते हैं कहते हैं हमने 30,000 करोड़ का पैकेज दिया, 30,000 करोड़ का पैकेज दिया। मेरे पास 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं है देने के लिए, पर मैं गुजरात की जनता को इतना कह सकता हूँ कि आपके हर गुजरात के परिवार को, हर गुजरात के घर को महीने में मैं 30,000 रुपये का फ़ायदा जरूर करा दूंगा। इस 30,000 करोड़ का तो जनता को पता नहीं क्या फ़ायदा होगा, ठेकेदारों को खूब फ़ायदा होगा, ठेकेदार ऐश करेंगे, अफसर ऐश करेंगे, मंत्री ऐश करेंगे। 30,000 करोड़, 60,000 करोड़, उससे मंत्रियों को खूब ऐश होती है, ठेकेदारों की ऐश होती है। मैं हर परिवार का 30,000 रुपये का फ़ायदा करा दूंगा, सबकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, सबके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बना दूंगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी,
अच्छा, सबके लिए दवाइयाँ, इलाज फ्री कर दूंगा, हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए डाल दूंगा, सबको मुफ्त में तीर्थ यात्रा करा दूंगा, हर परिवार का ख्याल रखूंगा मैं। सीएम साहब, आज देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट मिला है, किस तरह से देखते हैं इस घटना? बधाई हो खड़गे साहब को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी पार्टी को अच्छे से चलाएंगे। आम आदमी पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। इन्होंने जब हमारे पंजाब के चुनाव के बाद चुनाव होने थे एमसीडी के, तो उस टाइम इनको लग रहा था कि ये वाइप आउट हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने ये सारी नौटंकी की। आखिरी मोमेंट पे चुनाव कमिश्नर को इन्होंने चुनाव का ऐलान करने से रोका, फिर ये बिल लेके आए, तीनों एमसीडी को एक कर दिया। अब ये वार्ड परिसीमन जो किया है ये भी बिल्कुल गड़बड़ किया है। बता रहे हैं कि एक वार्ड में 90,000 लोग, एक वार्ड में 30,000 लोग, और पहले जहां बराबर बराबर भी थे वो भी जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी कर लें। ऊपर वाला देख रहा है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो सारे, मैं कहता हूँ ना, ये कंस की औलाद है, ये सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे, जो मर्जी कर लेंगे वाइप आउट होंगे। जनता आम आदमी पार्टी का साथ देगी। हैं? राजकुमार आनंद जी को नया मंत्री मैंने चिट्ठी भेज दी एलजी साहब को उस बारे में। थैंक यू।